नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हाजिर हुआ हूँ फिर से एक नया आईपीओ लेकर, मतलब एक आईपीओ का अपडेट लेकर। और आज का आईपीओ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है। देखिए, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर है। उनमें से सबसे बड़े प्लेयर है कॉनकोर, मतलब जो कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो एक सरकारी कंपनी है। तो उसके बाद बहुत सारे कंपनी है, एजीएस लॉजिस्टिक है और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो उस सेक्टर में एंटर होने जा रहा है जिस सेक्टर में पहले भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है। तो क्या उस सेक्टर में इस कंपनी सर्वाइवल कर पाएंगे? क्या उस सेक्टर में खुद के आईपीओ को अच्छा खासा एक लिस्टिंग करा पाएंगे? तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन, चाहे कंपनी के डिटेल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल फंडामेंटल, सब कुछ मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना है इस कंपनी के ऊपर आपके ओपिनियन क्या होना है। मतलब आपके ओपिनियन क्या होना चाहिए वो आप मुझे खुद कमेंट्स करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो लॉजिस्टिक बिजनेस है। आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं? हेवल्स हो गया, आईएफबी हो गया, जीएसडब्ल्यू हो गया, क्या आप देख सकते हैं कैफ हो गया, किया मतलब किया हो गया, केपीआर, एलएनटी, एमआरएफ। साथ ही साथ आप देखेंगे पावर एंड साथ ही साथ राइड ग्लास। तो सैमसंग से लेकर एचएल से लेकर अलग अलग कैटेगरीज कंपनी को वो डिलीवर करते हैं, मतलब लॉजिस्टिक के माध्यम से प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश से मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सहायता करते हैं। तो अदानी पावर भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर बिजनेस दे रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल से आप समझ रहे हैं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो लॉजिस्टिक में कंपनी सिर्फ मतलब प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक नहीं कर रहा है। कंपनी देखिए, कुछ देखा जाए तो मल्टीपल मतलब ट्रांसपोर्ट के ऊपर, कस्टमर जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं वेसल के ऊपर, साथ ही साथ देखेंगे तो आप एयर फ्लाइट्स के ऊपर, ओशियन फ्लाइट्स के ऊपर, साथ ही साथ 3PL जो वायर हाउस है, मतलब खुद के वायर हाउस भी है, वहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हैं। उसके साथ साथ लैंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर लैंड ट्रांसपोर्ट भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स, उसके साथ साथ जो ब्रेक बुल्स है, साथ ही साथ मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एक बात देख लेते हैं, क्योंकि वही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, वुड के ऊपर, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, साथ ही साथ केमिकल्स प्रोडक्ट्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, मेडिकल प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेस, साथ ही साथ आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे तो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, ई-कॉमर्स एंड रिटेल के ऊपर, साथ ही साथ प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे तो हेल्थ, मेडिकल, डेटा सेंटर, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर, पाम एंड मोटर से लेकर आप देखेंगे उसके उसके साथ साथ फाउंड्री एंड मेटल्स के ऊपर। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरीज, साथ ही साथ पोल्ट्री एंड फूड्स कैटेगरीज के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्रेमिक एंड टाइल्स के ऊपर, साथ ही साथ वुडन, इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करे। इसका मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस प्रोडक्ट को कंपनी लॉजिस्टिक के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। तो इस कंपनी के सेक्टर वाइज मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि इस सेक्टर का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि कोई भी अगर डेवलप कंट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बेसिस में। अगर चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इंडियन सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ लाइव। आप देख सकते हैं जीडीपी लाइव। अब मैं आपको दिखा दूँ तो आप खुद ही देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कंट्री का कितना जीडीपी है वो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, मैं ये सारा चीज़ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, इंडिया टॉप 5 नंबर में है। और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो सारे कंट्रीज के जीडीपी का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है जो इंडिया का है, 8.15%। तो जहाँ पे चाइना में 5.25%, यूनाइटेड स्टेट में 2.82%, जर्मनी में तो माइनस चल रहा है, जापान में 1% चल रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि इस मतलब जीडीपी ग्रोथ में इंडिया 5 नंबर में है। और उसके साथ साथ अगर हर कंट्रीज को देखेंगे तो कोई भी एक कंट्रीज अभी तक उस 8% लेवल तक पहुंचा ही नहीं है। अभी कोई भी कंट्रीज नहीं है। एक बार आप डिटेल्स को चेक कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कि किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होना मतलब उसके जीडीपी के ऊपर डिपेंड करता है। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। बिजनेस के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं।
अभी कंपनीज के फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल क्या है, वो भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले देख लिए कौन सा कंट्रीज को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए अफ्रीका से लेकर यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में 3 जगह पे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ-साथ आप देखेंगे चाइना में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ मतलब श्रीलंका में, और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो फिलीपींस और थाईलैंड में भी इस तरीके से जगह पे कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो चलो एक बार मैं बिजनेस आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कंपनी आप देख सकते हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एशिया, इस तरीके से जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। और 8 अलग-अलग ऑफिसेस हैं जहाँ पे न्यू दिल्ली, साथ ही साथ आप देखेंगे तो गंगाधन, उसके साथ कोलकाता, मुंबई, इस तरीके से कुछ जगह पे बेंगलुरु कुछ, तो इस तरीके से जगह पे आप कंपनी का ऑफिसेस देखने को मिलेगा। तो सॉरी, तो आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हुआ था 2024 में, मतलब 1 साल पुराना कंपनी है। तो 1 साल पुराना कंपनी में ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल होने होगा नहीं। फिर भी मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा, उस डेटा से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ हुआ, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ 89% और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 81%, मतलब दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 89% से लेकर 81% मतलब एक बहुत बड़ा एज ए डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। एसेट के मामले में आप देखेंगे तो कंपनी का एसेट पहले 72 करोड़ था, अभी 81 करोड़ बने, अभी 156 करोड़ बने। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का एसेट बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से एसेट को ग्रोथ किया, साथ ही साथ सेल्स का भी अच्छा खासा ध्यान रखा। 478 करोड़ से 942 करोड़ बने, मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी दुगना के आसपास कंपनी सेल्स को ग्रोथ किया। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, जो ऑल दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ अगर साल भर की देखूँ तो 22% से लेकर 30% बने, और 2 साल के बाद मतलब 2025 में करीबन 56 करोड़ बने। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़े। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले कंपनी 30 करोड़ का कर्जा लिया था, उसके बाद बीच में 8 करोड़ का, और अभी 22 करोड़ का, मतलब कंपनी में कर्जा में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, क्योंकि छोटा कंपनी है। छोटा मतलब कितना छोटा आप देख सकते हैं, जस्ट 1190 करोड़ की कंपनी है। तो एक छोटा सा कंपनी है, तो उस बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर स्टेबिलिटी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी कंपनी में जो ग्रोथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। 56% आर है, आर है, और 72% आर है। तो मतलब आर बहुत तगड़ा देखने को मिले, और कर्जा जो है 0.22%, मतलब ना के बराबर है। हाँ, वीकनेस 2 पॉइंट है, पेड मार्जिन बहुत कम है और ईबिटा मार्जिन भी बहुत कम है, इसलिए शायद अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम देखने को मिला। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बाकी सेक्टर का क्या हालत, मतलब बाकी इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का क्या हालत है। पी रेशियो देखा है तो 18% के आसपास है, और इस सेक्टर में बाकी जो कंपनीज है, अगर उसको एक बार मैं ध्यान से आपके साथ शेयर करूँ, और ये जितने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो चित्तरगढ़.com साइट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चित्तरगढ़.com बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी इसका कंप्यूटर है, मतलब इस कंपनी में खुद की जो 7% अर्निंग पर शेयर है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो हाल ही में 2 साल में लिस्टिंग हुआ था, उसका भी हालत उतना खास नहीं है, 1.75 है। मगर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब सिचुएशन और ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, अर्निंग पर शेयर बहुत स्ट्रांग है। और देखिए तीनों कंपनी का अगर एवरेज पी रेशियो देखो तो सेम टू सेम देखने को मिला, 17 से 25%, और इसका भी ऑलमोस्ट 18%। तो ओवरऑल बात करूँ तो वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक ही लगा, बेस्ट लगा, और मेरे हिसाब से अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। अभी चलो कंपनी आईपीओ की लेकर वो भी देख लेते हैं। कंपनी बता रही है कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी टूवर्ड्स परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड मतलब कंटिन्यूस, मतलब कंटेनर्स, मतलब कुछ कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स खरीदने के लिए यहाँ पे कंपनी 132 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है। तो 132 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है, तो टोटल ओवरऑल कितना मार्केट से वो उठाने वाला है, चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। टोटल 307 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहा है, मतलब 307 करोड़ का वो टोटल इशू साइज लेके आ रहा है। टोटल 307 करोड़ मार्केट से वो उठाने वाला है, उनमें से 160 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, और 147 करोड़ कंपनी के ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर के जेब में जाएगा। देखिए मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छा है, फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ यही कंपनी ढूंढने के लिए जो कंपनी की ज़्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट हो। देखिए ज़्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब बिजनेस को मैनेजमेंट और भी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जब भी कोई प्रोमोटर उस कंपनी के आईपीओ से पैसा लेकर भाग रहा है, तो इसका मतलब जो पुराना इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में इस कंपनी में शायद कुछ झटका लग लग भी सकता है।
फिर भी मैं तो आईपीओ के लिए आया हूँ, मैं कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के तो नहीं आया। तो इस हिसाब से मैं सोचूंगा, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक तो ठीक ठाक देखने को मिला, मुझे खुद लग रहा है। देखिए, मेरे ओपिनियन से आप किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन मत लेना, डिसीजन आपके ऊपर होना चाहिए, आपके सेबी एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए। हाँ, अगर सीखना है, जानना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है, कंपनी के डिटेल्स जानना है, तो मुझे फॉलो करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो ये एक लॉट के लिए टोटल 114 टोटल शेयर क्वांटिटी यहाँ पे रखा गया है, और 120 से लेकर 129 इसका प्राइस बैंड रखा गया है, दो के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो आपको 120 से लेकर 129 के प्राइस बैंड में आपको बिडिंग करना है, अगर आप बीट करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए करीबन 14,706 रुपीज आपको रिटेल पब्लिक में देना पड़ेगा। अभी देखिए, आईपीओ में ओपनिंग डेट है 29 तारीख और क्लोजिंग डेट है 1 तारीख। अभी इसका लिस्टिंग डेट है 7 तारीख। तो देखिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मुझे तो कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, देखिए फिर भी छोटा कंपनी है, करीबन 1100 करोड़ का कंपनी है, तो ये वीकनेस तो रहेगा। चलो अभी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अगर लास्ट 3 डेज में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, तो सार पूरा दिन, मतलब हर दिन 11.60% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो मुझे तो ठीक ठाक देखने को मिला अभी तक। तो मैं हमेशा लास्ट दिन में इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेता हूँ। वो लास्ट दिन पहले एक बार मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, इस कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है, कितने लोग इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। क्या आप इस तरीके से अपडेट पाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में यस लिख कर भेजिए, और आईपीओ लिख कर भेजिए, कुछ भी लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वो सारे डिटेल्स जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।